हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ IIT इन थिंकिंग। आज हम पीरियोडिक टेबल के टॉप 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं और इन्हीं टॉप 50 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आपके अपकमिंग JEE 2026 एंड नीट 2026 में क्वेश्चन मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन से हम अपने कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और क्वेश्चन को कर सकेंगे। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत सारे वन शॉट वीडियो टॉप 50 क्वेश्चन के ले लिए और वन शॉट वीडियो भी बहुत सारे चैप्टर्स के जा चुके हैं, तो आप उसको भी देखकर अपने एग्जाम के प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 50 क्वेश्चन ऑफ पीरियोडिक टेबल के। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है, एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस इज 31 एंड एंटीमनी Sb इज 120। व्हाट विल द एटॉमिक वेट ऑफ आर्सेनिक एज पर डवर्नियर ट्राइड रूल। अगर हमें डवर्नियर ट्राइड रूल लगाना हो तो एटॉमिक वेट ऑफ आर्सेनिक क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो डवर्नियर ट्राइड क्या बोलता है पहले वो जान लो। अगर हम देखें तो फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी अगर ये बोल रहा है तो कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि फास्फोरस के नीचे आर्सेनिक के नीचे यही एंटीमनी आता है। हम इसको ट्रिक से भी याद करते हैं। कैसे याद करते हैं अगर वो हम देखना चाहें तो उसको हम इस तरह से याद करते हैं, नाना पापा आंसू सब बीमार या विकार बोल सकते हैं, नाना पापा आंसू सब विकार। तो यहाँ पर फास्फोरस है, एंटीमनी है। तो डवर्नियर लॉ ऑफ ट्राइड क्या बोलता है, जो बीच का एलिमेंट होता है उसका एटॉमिक मास का जो एटॉमिक मास होता है वो इन दोनों मास फास्फोरस एंड एंटीमनी का एवरेज होता है। तो एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक, एटॉमिक मास ऑफ आर्सेनिक हो जाएगा एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का वेट प्लस एंटीमनी का वेट डिवाइडेड बाय 2। तो एटॉमिक वेट ऑफ फास्फोरस 31 दिया हुआ है, एंटीमनी 120 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 151 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स क्या आ जाएगा 75.5। क्या आ जाएगा 75.5। तो ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम निकालते हैं। तो जो बीच एलिमेंट का मास होता है बाकी दो एटम के एटॉमिक मास का एवरेज होता है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, विच आर करेक्टली मैच्ड। यहाँ हमें मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या करा है, इक्का सिलिकॉन को बेरिलियम बोलते हैं, इक्का एल्यूमिनियम को गैलियम, इक्का मैग्नीज को टेक्टिनियम, इक्का स्कैंडियम को बोरॉन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता हो तो इक्का सिलिकॉन, हमारा जो इक्का सिलिकॉन होता है वो हमारा जर्मेनियम होता है, तो ये गलत हो गया। इक्का एल्यूमिनियम गैलियम को बोलते हैं, ये सही है। इक्का मैग्नीज मन तक रही, मैग्नीज के लिए TC आता है तो हाँ इक्का मैग्नीज टेक्टिनियम बोलते हैं, इक्का स्कैंडियम को बोरान नहीं बोलते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, B एंड C। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इनमें से हमें बताना है कि कौन करेक्टली मैच था। तो इक्का सिलिकॉन को बेरिलियम नहीं बोलते हैं, इक्का स्कैंडियम को बोरान नहीं बोलते हैं, इक्का एल्यूमिनियम को गैलियम बोलते हैं और इक्का मैग्नीज को टेक्टिनियम बोल देते हैं। ये मेंडलीव ने दिया था, कुछ एलिमेंट के नाम डिस्कवर नहीं हो पाए थे तो उसने इक्का वर्ड यूज़ किया था। आई होप आपको ये पता होगा और नहीं पता है तो इस बात को ध्यान रख ले। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो एलिमेंट विच बिलोंग टू द सेम ग्रुप और सेम सब ग्रुप। मतलब सेम ग्रुप और सब ग्रुप में कौन आएगा एलिमेंट। तो इसके लिए हमें थोड़ा आइडिया पीरियोडिक टेबल का होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल किस रेंज से किस किस नंबर से बढ़ता है। तो एटॉमिक नंबर अगर मैं इनर्ट गैस से रिलेटेड बात करूँ और मैं बात कर लूँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इन सब की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें ये सेम ग्रुप और सब ग्रुप्स निकालने के लिए हमें ये देखना होगा कि ये ग्रुप हम मान लेते हैं ये वाला ग्रुप है और इसका अगर एटॉमिक नंबर बात करें तो 2 के बाद अगर हम इसमें इसका एटॉमिक देखें 10, ये 18 होता है, ये 36, ये होता है 54, ये होता है 86। ठीक है, और लास्ट में आ जाएगा हमारा OG, इसका एटॉमिक नंबर 118। तो ये हमारे पास है। तो मतलब अगर देखें तो सब में इतने का ही डिफरेंस होना चाहिए। मतलब फर्स्ट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है, सेम सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड का एलिमेंट है। ग्रुप अगर मैं बात करूं तो ग्रुप इसका 18 ग्रुप है। तो अगर इसके डिफरेंस की बात करूँ तो यहाँ से आने पर 8 का डिफरेंस, यहाँ से आने पर 8 का, यहाँ से आने पर 18, यहाँ से आने पर 18, यहाँ से आने पर 32, यहाँ आने से 32। ये हमें माइंड में रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखो क्वेश्चन करने का तरीका एकदम एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले हमें देखना है किस में डिफरेंस आ रहा है इस तरह का। तो हमें लोअर नंबर से हायर नंबर को अरेंज करना है। जैसे पहले वाले की बात करें तो 4, 12, 20, 88। हाँ, अगर हम देखें क्या ये सेम में आ जाएगा, हाँ यहाँ से 8 का डिफरेंस, यहाँ से 8 का डिफरेंस, हालांकि बहुत सारे बीच में नहीं है, लेकिन ये क्या इसके आगे क्या होगा, 20 में अगर मैं 18 जोड़ के एक बार बात करूँ तो 20 में 18 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 38, फिर 18 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 56,
फिर 32 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। हाँ ये आ जा रहा है, मतलब ये हो सकता है ऑप्शन। बाकी देखें, 2 से 8 16 34, तो यहाँ से 6 जुड़ रहा है, 6 कभी नहीं जुड़ना चाहिए, 8 जुड़ना चाहिए, तो ये गलत होगा। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं देखूँ 5 11 18 27, तो 6 यहाँ पे भी जुड़ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर अगला 24 42 47 55, तो ये तो 18 जुड़ गया, ठीक है, लेकिन ये 5 जुड़ गया, तो 5 तो नहीं जुड़ना चाहिए, 8 और 18 ही जुड़ने चाहिए, या 32 जुड़ने चाहिए। तो ऑप्शन केवल एक ही है जो इसको फॉलो करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये मैंने कैसे किया है, ठीक है। तो सेम ग्रुप और सब ग्रुप्स के एलिमेंट होंगे, यही होगा, ये होगा 12 24 88। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन है। और एलिमेंट क्या है, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम है। तो हमें क्या करना है, एटॉमिक रेडियस बेसिस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस बोलता क्या है, एटॉमिक रेडियस यही बोलता है ना कि लेफ़्ट टू राइट जाने पर मैं घट जाऊंगा और टॉप टू बॉटम जाने पे मैं बढ़ जाऊंगा। तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता है और टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। रीज़न इसका क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता है, इसका रीज़न होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ सेल बढ़ जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाती है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। और लेफ़्ट टू राइट जाने पर घटता क्यों है, लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ने से अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियर बढ़ जाएगा और साइज घट जाएगा। अब हमें सबको पीरियोडिक टेबल में जैसे अरेंज होता है वैसे करते हैं। तो सोडियम के नीचे पोटेशियम, रुबीडियम और बगल में मैग्नीशियम। तो हमें पता है इधर जाने पर बढ़ेगा और इधर जाने पर घटेगा, तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा साइज, रुबीडियम, फिर पोटेशियम, सोडियम मैग्नीशियम में सोडियम की ज़्यादा होगी, क्यों, लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है। तो ये ऑप्शन जिसमें होगा वो आंसर हो जाएगा, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ग्रुप देख लेंगे और सेम पीरियड के एलिमेंट में देख लेंगे कितना वो लेफ़्ट पोजीशन पे है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इस तरह क्वेश्चन भी आते रहते एग्जाम में, हमें पीरियोडिक टेबल कैसे अरेंज होता है उसका अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, ये क्वेश्चन हमारा है। तो नो इनर्ट गैस इज़ प्रेजेंट इन ए 7th पीरियड, ये गलत बात है, नहीं, इनर्ट गैस तो हमारा ओजी एलिमेंट होता है, वो 7th पीरियड में होता है। तो ये ऑप्शन अगर हम बात करें, ठीक, हाँ, इस क्वेश्चन में बात करें थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए, मतलब इनर्ट गैस के लिए। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इसको इस तरह से याद करते हैं। और ओजी जो एटम होता है वो इनर्ट गैस वाली थोड़ी प्रॉपर्टी नहीं रखता है, तो वही बोलते हैं नो इनर्ट गैस इज़ प्रेजेंट इन 7th पीरियड। तो 7th पीरियड में अगर तुम जाओगे तो इनर्ट गैस नहीं होगा, तो सॉरी, यही इनर्ट गैस होंगे, ओजी नहीं होगा। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, ये ऑप्शन हमारा सही है। हमें बताना कौन सा रॉन्ग है। 3rd पीरियड कंटेन्स 18 एलिमेंट्स। अगर हम 3rd पीरियड की बात करें तो 3rd पीरियड में हमारे क्या क्या, कहाँ से कहाँ तक। अगर 1st पीरियड की बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 और 2 रहता है। 2nd पीरियड की अगर मैं बात करूँ तो एटॉमिक नंबर 3 to 10 रहता है। और 3rd पीरियड, 3rd सेल की बात, 3rd पीरियड अगर पीरियोडिक टेबल में आप देखें तो एटॉमिक नंबर 11 to 18 रहता है। तो कंटेंट तो 18 एलिमेंट नहीं, केवल 8 ही एलिमेंट होते हैं 3rd पीरियड में। 3rd पीरियड में 8 ही एलिमेंट होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जो कि इस हिसाब से ये सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1st पीरियड कंटेंट 2 नॉन मेटल्स, हाँ, हाइड्रोजन और हीलियम नॉन मेटल्स हैं, तो 1st पीरियड कंटेंट 2 नॉन मेटल, ये भी बात सही है। इन पी ब्लॉक मेटल नॉन मेटल एंड मेटलाइट्स आर प्रेजेंट, हाँ, ये बात भी सही है। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल हो जाएगा पी ब्लॉक में। मेटलॉइड हमारा क्या हो जाएगा, एंटीमनी मेटलॉइड की कैटेगरी में आ जाता है, या और भी बहुत सारे होते हैं। और सिलिकॉन में भी थोड़ा करेक्टर हो सकता है, जर्मेनियम। और अगर हम मेटल की बात करें तो मेटल में हमारा बिस्मथ मेटल की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल तीनों प्रेजेंट होते हैं, ये बात भी सही है। 3rd पीरियड कंटेन 18 एलिमेंट्स, नहीं, ये बात गलत है। 3rd पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, मतलब सोडियम से ऑर्गन तक होते हैं। 8 एलिमेंट 3rd पीरियड में कंटेन होते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी क्या है, बी हमारा रॉन्ग है या करेक्ट है। बी हमारा रॉन्ग है, लेकिन हमें बताना है कौन सा रॉन्ग है, तो यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ये सारे क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने काफ़ी हार्डवर्क करके अच्छे क्वेश्चन चुने, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बेस्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देयर आर 10 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट ZM19 इट बिलोंग्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देयर आर 10 न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट ZM19 इट बिलोंग्स टू।
तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है, एटम का रिप्रेजेंटेशन ऐसे होता है XZA। जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और ए क्या होता है, ए होता है मास नंबर। ये क्या होता है, मास नंबर। अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है, और मास नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक, तो अगर एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है तो मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है। अब इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, तो क्वेश्चन को हैंडल करना बहुत सिंपल है। तो अगर मैं यहाँ से कंक्लूजन निकालूँ, एटॉमिक नंबर ए को मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और मैं जानता हूँ प्रोटॉन को मैं जेड लिख सकता हूँ, जेड प्लस एन ए। तो एन इजिकल टू, अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करूँ तो ए माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे जेड निकालना है, तो जेड निकाल सकता हूँ कैसे, ए माइनस एन से निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें जेड M19 दिया हुआ है, तो क्या मैं यहाँ से एटॉमिक नंबर निकाल सकता हूँ इस एलिमेंट का, कैसे निकाल सकता हूँ, ए माइनस एन कर दूँगा। एटॉमिक मास 19 दिया हुआ है, ये एटॉमिक मास है, और न्यूट्रॉन कितने दिए हुए हैं, 10 दिए हुए हैं, तो क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 9। एटॉमिक नंबर 9 हमें पीरियोडिक टेबल पता है किसका होता है, वो होता है किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। तो फ्लोरीन किस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। फ्लोरीन क्या होता है, पी ब्लॉक का एलिमेंट। कैसे पता चला, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p5, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में, तो इसको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज इज लेस देन दैट ऑफ द सेकेंड। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द फर्स्ट स्पीसीज का जो है वो क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, और सेकंड स्पीसीज का क्या होना चाहिए, मान लेते बी है, पहला ए है दूसरा बी है, सेकंड स्पीसीज का फर्स्ट स्पीसीज लेस देन दैट ऑफ द सेकंड, मतलब सेकंड का ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर मैं देखूं तो इलेक्ट्रॉन काउंट करके इस क्वेश्चन को कर सकता हूं। अगर मैं O माइनस के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 9 इलेक्ट्रॉन, और O2 माइनस के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 10 इलेक्ट्रॉन। उसी से सल्फर के इलेक्ट्रॉन काउंट करूं तो 16, फास्फोरस के 15, नाइट्रोजन के हो जाएंगे 7, और फास्फोरस के हो जाएंगे 15, बेरिलियम के हो जाएंगे 3, और बेरिलियम प्लस के और इसके हो जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को करें तो आप ये बताओ कि किसका लेस होगा किसका मोर होगा। इसका होगा लेस क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकलना, और इसका होगा मोर। क्यों, क्योंकि ये फुल फील्ड है, तो फुल फील्ड से ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। तो पहला ऑप्शन ही हमारा सही हो गया कि फर्स्ट कम हो गया, सेकंड ज़्यादा। दूसरे की बात करूँ तो सल्फ़र है, फास्फोरस है, फास्फोरस की आयनाइजेशन एनर्जी सल्फ़र से ज़्यादा होती है। क्यों, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन इसमें आता है, और हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन आएगा ना 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। तो फास्फोरस का आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाता है सल्फ़र से, तो ये भी लेस और ये मोर। तो ये भी आंसर हमारा हो जाएगा, 2 आंसर हो गए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो नाइट्रोजन और फास्फोरस में नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। क्यों, टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। क्यों, नंबर ऑफ सेल बढ़ जाएंगे, साइज बढ़ जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान होगा। तो इसका होगा मोर और इसका होगा लेस। सिमिलरली बेरिलियम में फुल फील्ड है 1s2 2s2, और ये है 1s2 2s1, तो इससे निकालना इलेक्ट्रॉन निकालना टफ, तो ये होगा मोर और ये होगा क्या, लेस होगा। तो 3 आंसर हो जाएंगे। हाँ, तो इस तरह क्वेश्चन में 3 आंसर होंगे। ऐसा नहीं कि ये मोर देन 1 है, इसके ऑप्शंस भी होंगे ना, तो वो आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, ए बी, मतलब ऑप्शन यहाँ मैंने लिखना भूल दिया था, तो एक ऑप्शन में था ए बी एंड डी, तो ए बी एंड डी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये मोर देन 1 टाइप का क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन क्या है कि ऑप्शन हम लोगों ने लेना भूल गया है, तो इसको देख लेना कि 3 आंसर होंगे, ए बी एंड डी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एलिमेंट अप टू एटॉमिक नंबर 118 हैव बीन डिस्कवर्ड टिल नाउ, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट पोजेसिंग एटॉमिक नंबर 108। ये कहानी बहुत सिंपल है, 118 एलिमेंट का एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो कन्फिगरेशन करना बहुत आसान है, हमें पता है क्या, अगर हम कन्फिगरेशन करना सीखें तो कन्फिगरेशन कैसे होता है। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एटॉमिक नंबर 118 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना है। तो बहुत सिंपल होता है, अगर मैं इसको निकालने का तरीका आपको बताऊँ तो तरीका बहुत सिंपल है। कन्फिगरेशन ऐसे करते हैं 1s2 2s2 2p6
3s2 3p6, 4s2 3d10 4p6, 5s2 4d10 5p6, 6s2 4f14 5d10 6s2, 7s2 5f14 6d10 and 7s2 7p 6p2 7p2। याद करने का तरीका इसका क्या है? हाँ, ये हम इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। ये 118 एलिमेंट इसे भर सकते हैं। देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इसमें हीलियम तक पहुँच जाएंगे, यहाँ नियॉन तक पहुँच जाएंगे, आर्गन तक पहुँच जाएंगे, यहाँ पर क्रिप्टन तक पहुँच जाएंगे, जेनॉन तक पहुँच जाएंगे, रेडॉन तक पहुँच जाएंगे और ओजी तक पहुँच जाएंगे, आरएन ओजी। 118 एलिमेंट, ये 2 हो जाएगा, ये 10, ये हमारे पास 18, ये 36, ये 54, ये 86 और ये 118। ठीक है। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, ये तो हो गया। अगर मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, 86 तक यहाँ कवर हो गया। हमें चाहिए क्या? 118 एटॉमिक नंबर का हमें निकालना है। तो 86 हो गया है। यहाँ पर रेडॉन तो आ ही जाएगा। तो ये दो ऑप्शन तो पहले कर जाएंगे, बाकी अभी देख लेते हैं। फिर हम 7 में इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, 2 88 हो जाएगा। फिर इसमें 14 भर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 86 to 18 और 14 क्या हो जाएगा? 102 और 6 108। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 7s2 5f14 और 6d6। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये तो है नहीं, यही होगा। तो ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा। वैसे में हम काउंट कर सकते हैं 86 + 14 + 6 + 2 कितना आ जाएगा? 108 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एज अप्लाइड टू द पीरियोडिक टेबल विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड ओनली मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर अलग से नंबर हमें याद करना होता है। एक होता है नंबर 2 8 20 28 50 82 126। इस नंबर को मैजिक नंबर बोला जाता है। इस नंबर को क्या बोला जाता है? मैजिक नंबर। मतलब बोलते हैं ये काफ़ी स्टेबल नंबर है, तो मैजिक नंबर होता है ये। ठीक है, तो ये हमें याद होना चाहिए 2 8 20 28 50 82 126। तो ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। याद करना है, आपको लर्न करना है। ये हमारे नंबर मैजिक नंबर कहलाते हैं। 2 8 20 28 50 82 126। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा क्या कर रहा है? फॉर एन एलिमेंट द क्वांटम नंबर ऑफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन L = 3, M = -2 एंड स्पिन = +, इन विच ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज दिस एलिमेंट प्रेजेंट। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हमें दिया क्या है? लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू दे दिया है 3, M की वैल्यू दे दिया है 2 -2। ठीक है, अब L की वैल्यू 3 दिया है, M की वैल्यू -2 दिया है, स्पिन की वैल्यू +, दिया। तो इससे हम कैसे ब्लॉक बताएंगे? तो L = 3 है, तो हम इतना तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि L 3 है और लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, तो N की वैल्यू मतलब L = 3 के लिए N = 4 5 6 ये जो भी हो सकता है, ये हो सकता है। और L = 3 अगर हम बात करें तो 4 5 6 7 यही पॉसिबल हो सकता है। 4 ही वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, 4 5 6 7 यही पॉसिबल हो सकती है। तो 4 5 6 7 ठीक है, क्योंकि हम 7th पीरियड से ज़्यादा जाते ही नहीं हैं, तो ये हो सकती है। और हमें पता है N > L होता है, तो ये तो एक चीज़ पता चल गई। दूसरा बात L = 3 अगर हम बता करेंगे कि सबसेल में भरना है, तो S सबसेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है? 0। P सबसेल के लिए L की वैल्यू होती है 1, D सबसेल के लिए L की वैल्यू होती है 2 और F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब F सबसेल में भरा जा रहा है, तभी L की वैल्यू 3 आ रही होगी। तो F ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन लास्ट, तो वो कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट होगा? F ब्लॉक का एलिमेंट होगा। ठीक है, लास्ट इलेक्ट्रॉन का अगर हमारे पास L की वैल्यू 3 है, तो L = 3 मतलब हमारा ब्लॉक कौन सा होगा? F ब्लॉक होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्वेश्चन है। बोला द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ D इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द P इलेक्ट्रॉन लेस देन P इलेक्ट्रॉन सेम एज F इलेक्ट्रॉन मोर देन P इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको शील्डिंग इफेक्ट बोला जाता है। तो शील्डिंग इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, शील्डिंग इफेक्ट, उसका ऑर्डर क्या होता है वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है वो देखना पड़ेगा। तो बहुत सिंपल है शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर देखना। अगर हम बात करें, बारी बारी से बात कर लेते हैं। तो मतलब एस सबसेल का सबसे ज़्यादा शील्ड होता है, शील्डिंग पावर होता है, फिर P, फिर D, फिर F। ये शील्डिंग इफेक्ट का ऑर्डर होता है। मतलब शील्डिंग कौन?
हमारे न्यूक्लियस को अच्छे से सील कर पाएगा। तो एस ऑर्बिटल सबसे अच्छे से सील कर पाता है, फिर पी, फिर डी और लास्ट में हमारे पास एफ। तो सबसे अच्छी सील्डिंग क्या होती है, बोलते हैं एफ ऑर्बिटल की सबसे पुअरेस्ट सील्डिंग होती है, और सबसे अच्छी सील्डिंग किसकी, एस की सबसे बेस्ट सील्डिंग होती है, बेस्ट सील्डिंग। और स्क्रीन कोई किसी को बराबर नहीं होगा, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, इक्वल टू पी इलेक्ट्रॉन, इक्वल और सेम एज एफ इलेक्ट्रॉन। अब हमें देख लेना इन दोनों में, तो सील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लेस होता है पी इलेक्ट्रॉन से, पी का ज़्यादा होता है। तो सील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज लेस देन पी इलेक्ट्रॉन, ना कि मोर देन पी इलेक्ट्रॉन होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आयनिक रेडियाई का क्वेश्चन है। हमारे पास 3 आयनिक सिस्टम है, नाइट्रोजन N3- O2- एंड F-। इसमें आयनिक रेडियाई का ऑर्डर बताना है, N3-, O2-, F-। ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन कैसे गिनते हैं, एटॉमिक नंबर जो भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब उससे जेड और प्लस जितना चार्ज है, तो 7 + 3 नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो हमारा एटम न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ चार्ज है तो 7 + 3 10, 8 + 2 10 और 9 + 1 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन हो गए सबके पास, तीनों के पास अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें हमें रेडियाई का ऑर्डर बताना है। तो हमें पता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज एक हमें बात याद होनी चाहिए। वो बात क्या है कि निगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा बढ़ता है साइज बढ़ेगा, और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा बढ़ेगा साइज घटेगा। तो यहाँ पर साइज घटेगा, साइज घटेगा। तो अब देख लो निगेटिव है या पॉजिटिव, यहाँ पर हमारे पास सब में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा साइज बढ़ेगा, तो N3- का साइज सबसे ज़्यादा, फिर O2-, फिर F-। तो यहाँ वैल्यूज़ के टर्म में दिया है तो वैल्यूज़ लिख लेते हैं। अगर N3- का है तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में कौन वैल्यू, 1.71 होना चाहिए। O2- का क्या होना चाहिए, O2- के बाद होना चाहिए 1.50, और F- का होना चाहिए उसके बाद 1.36। तो ये 3 वैल्यू होनी चाहिए, 1.71, 1.40 एंड 1.36। तो 1.71, 1.40, 1.36 ये हमारे होने चाहिए, ठीक है। तो अब देख लेना है कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है। तो ऑप्शन अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी हमारा मैच कर जा रहा है, 1.71, 1.40 एंड 1.36। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पहले हमें क्या करना है, देखना है कि हमारा जो आयनिक स्पीसीज दिया है, जो भी हमारा मेटल एटम दिया है, वो क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यदि आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है तो निगेटिव चार्ज बढ़ने से साइज बढ़ जाता है, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घट जाता है। तो इससे क्वेश्चन इस ट्रिक से कर लेंगे। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से रिलेटेड, एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट द फॉलोइंग, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेज एज वन मूव डाउन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो कह रहा है कि अगर एटॉमिक रेडियस हमारा घटता है, एटॉमिक रेडियस हमारा बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है यदि हम फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल के नीचे जाते हैं, वन मूव डाउन द ग्रुप ऑफ द पीरियड। हाँ, तो ग्रुप में जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। हाँ सही बात है, मतलब कुल मिला के ये कहना चाह रहा है टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। पहला स्टेटमेंट यही कर रहा है ना, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। हाँ ये बात एकदम सही है, कोई डाउट है नहीं। तो ऑप्शन ही करेक्ट है, लेकिन हमें रॉन्ग बताना, तो ये करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो सेकंड ऑप्शन कर रहा है एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीजेज एज वन मूव अक्रॉस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द सेकंड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाँ, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है यदि हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। रीज़न सिंपल है, रेडियस क्यों यहाँ डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। और यहाँ पर साइज क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ, थर्ड स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, अमॉन्गेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज देन द कटायन स्मॉलर इज द आयनिक रेडियस। नहीं, ये बात गलत है। कैसे, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होगा तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा, रेडियस उतना कम, रेडियस उतना कम। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ये बोल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द कट स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। नहीं, रेडियस
ज़्यादा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा, पॉजिटिव चार्ज कम तो रेडियस ज़्यादा, उल्टा होता है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, जो कि हमारा यही सही हो जाएगा। बाकी लास्ट ऑप्शन क्या करा है, अमोंगेस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द आयन लार्जर इज द आयनिक रेडियस। हाँ, अगर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो साइज बढ़ जाता है, ये स्टेटमेंट सही है। नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा तो साइज बढ़ जाएगा, ये स्टेटमेंट सही है। ये भी सही है। गलत कौन सा है ये बताना था, तो ऑप्शन सी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट विल बी। अगर एक आइटम है, एलिमेंट है, उसके आइसोटोप्स, चाहे हाइड्रोजन चाहे ड्यूटेरियम या फिर जैसे कोई भी आइटम है, जैसे मान लेते हैं अगर हम कोई और आइटम ले लेते हैं और उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, ठीक है, जो कोई भी आइसोटोप्स ले लेते हैं, नाइट्रोजन 714, नाइट्रोजन 715, तो चाहे नाइट्रोजन 714 से इलेक्ट्रॉन लो चाहे दोनों से निकालो, जो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो सेम आती है। क्या आती है? सेम आती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, लिस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। हमारे पास बेरिलियम 3+ है, हमारे पास लिथियम 2+ है, हमारे पास हीलियम प्लस है, हमारे पास हाइड्रोजन है। अगर ध्यान से देखें तो सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है ना, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन हाइड्रोजन अगर सब एक इलेक्ट्रॉन है तो अब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन से एनर्जी निकालना किससे आसान होगा, तो जिसके ऊपर चार्ज कम होगा उससे आसान होगा। तो हाइड्रोजन के पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये बोलते हैं जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाता है, अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ होगा। तो सबसे कम पॉजिटिव चार्ज यही है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बाकी तीनों से ज़्यादा आसान होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एटम्स आर रिस्पेक्टिवली, ये बताना है हमें। तो क्या दोनों का बराबर हो जाएगा या एक का ज़्यादा एक का कम हो जाएगा, तो किसका कम किसका ज़्यादा ये बताना है। तो हमें एक लॉजिक बना लेंगे कि ज़्यादा कम निकाल लेंगे, फिर ऑप्शन से मैच कर लेंगे। ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे, देखो ये कभी नहीं हो सकते क्योंकि बराबर तो नहीं होने वाला है, ठीक है। एटम बदल गया है तो आयनाइजेशन एनर्जी बदलेगी। अब हम देखेंगे कि बराबर तो नहीं हो रहा है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो यहाँ फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल नहीं पूछा, यहाँ पूछा सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीजन लिख लेते हैं और क्लोरीन लिख लेते हैं। सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मतलब ये ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑक्सीजन प्लस बन जाएगा, और फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो फ्लोरीन प्लस बन जाएगा। अगर ऑक्सीजन प्लस की इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अब हमें इसी से इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसी से निकलेगा। तो ऑक्सीजन प्लस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी तरह नाइट्रोजन की तरह बिहेव करेगा, और फ्लोरीन के पास 9 - 1 8 इलेक्ट्रॉन है। ये किसकी तरफ बिहेव करेगा? ऑक्सीजन की तरफ बिहेव करेगा। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आएगा 1s2 2s2 2p3, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1s2 2s2 2p4। अब आप खुद बताएं कि किससे इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा तो टफ होगा। तो ये हमारे पास हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन से, और ये हमारा पार्शियल फील्ड कन्फिग्रेशन, ये हमारा क्या है? पार्शियल फील्ड कन्फिग्रेशन। अब आप खुद सोच लो किससे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन या पार्शियल फील्ड कन्फिग्रेशन। तो इसी कॉन्सेप्ट को हमें सोचना है। अब हमें देख लेना है किसका। अब हाफ फील्ड कन्फिग्रेशन है तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना टफ होगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ज़्यादा होगी कंपेयर टू इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे थोड़ी कम होगी। मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, तो ऑक्सीजन की वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए और फ्लोरीन की कम आना चाहिए। हम ऑक्सीजन पहले दिया हुआ, फ्लोरीन बाद में दिया हुआ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन की ज़्यादा फ्लोरीन की कम। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए में ऑक्सीजन की कम दी हुई है, फ्लोरीन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा दी हुई है, जो कि नहीं होगा। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। आयनाइजेशन एनर्जी कैसे बढ़ेगा? तो अगर हम देखें तो अगर हम 4 हमारे पास एलिमेंट है, एक है बेरिलियम, एक है बोरॉन, एक है कार्बन, एक है नाइट्रोजन। तो जनरली आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्सेप्ट को भी देखना पड़ता है। अगर हम देखें तो अगर हमारे पास नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा कि एक तो हाफ फील्ड है, तो 1s2 2s2 2p3, ये तो इससे जीत ही जाएगा। ये 1s2 2s2 2p2, ये 1s2 2s2 2p1, और ये 1s2 2s2। तो बेरिलियम बोरान को तो हरा देगा लेकिन कार्बन को नहीं हरा पाएगा, तो एक कदम आगे बढ़ जाता है कुल मिला के। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम आ जाएगा, फिर बोरान आ जाएगा।
तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होगा, कोई डाउट नहीं है, कार्बन इसको हरा नहीं पाएगा क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के पास हाफ फील्ड है और वैसे भी नाइट्रोजन जीत जाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन को भी हरा देता है क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फील्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑक्सीजन दिया नहीं है, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा बी, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, हमें बताना है द करेक्ट वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम, नियॉन, हीलियम एंड नाइट्रोजन रिस्पेक्टिवली। अब ये मत सोचो कि इस क्वेश्चन को याद करना है, इसकी वैल्यू, डाटा कुछ याद नहीं करना है, हमें ऑर्डर अरेंज करना है और ऑर्डर अरेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक ज़्यादा कम वैल्यू के हिसाब से कर देंगे। तो हमारे पास चारों कम स्पीशीज लेकर आते हैं। सबसे पहले पास हमारे पास क्या है, बेरिलियम है, नियॉन है, हीलियम है और नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, कोई डाउट है नहीं, सबसे ज़्यादा ऊपर है और टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी घटेगा। हीलियम हमारा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब सवाल है कि नाइट्रोजन, नियॉन और बेरिलियम में कौन जीतेगा? तो हमारे पास है नाइट्रोजन, बेरिलियम, नियॉन। तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट है, तो बेरिलियम यहाँ बैठा हुआ है, नाइट्रोजन यहाँ और नियॉन यहाँ, तो जाहिर सी बात है नियॉन जीत जाएगा और एक का भी डिफरेंस है नहीं, ये फुल फील्ड है तो नियॉन आ जाएगा। और नाइट्रोजन, बेरिलियम में नाइट्रोजन भले फुल फील्ड है लेकिन बेरिलियम भले फुल फील्ड है लेकिन नाइट्रोजन थोड़ा दूर है, ये केवल बोरॉन को हरा पाता है, तो नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा और लास्ट में आ जाएगा बेरिलियम। अब इसके हिसाब से हमें ये पता चल गया कि ये ऑर्डर होगा। तो हीलियम की सबसे ज़्यादा वैल्यू जो मतलब थर्ड ऑप्शन में दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ दिख रही है? अच्छा, सी ऑप्शन में दिख रहा है ये। और फिर उसके बाद नियॉन की वैल्यू दिख रही है जो कि होना भी चाहिए। फिर उसके बाद हमें नाइट्रोजन की वैल्यू दिख रही है 999, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास है बेरिलियम की, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो जिसको केवल ये भी पता रहता है ना कि इन चारों वैल्यू में सबसे बड़ी 1256 है और हीलियम पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी रखता है, तो ऑप्शन सी ऐसे ही जीत जाता। कॉमन सेंस भी लगा के इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस। ये बताना है कि इसमें एनर्जी रिलीज कहाँ होगा। तो मतलब 3 ऑप्शन में एनर्जी रिलीज नहीं होगा, एक ही ऑप्शन में होगा क्योंकि हमारा एक सिंगल करेक्ट आंसर है। तो देखो Cl माइनस है और उससे हमें बनाना है क्या, Cl बनाना है। तो Cl से मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब आप खुद से सोचो कि Cl क्या है, Cl है, Cl माइनस क्या है, कम्प्लीटली फील्ड कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 3s2 3p6। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में ये नहीं कि एनर्जी रिलीज करेगा, इसको तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देंगे तब जाकर ये बाहर निकलेगा। तो ये तो हमारे पास एनर्जी रिलीजिंग नहीं है, एनर्जी गिविंग है। एनर्जी दोगे तो ये इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ना कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट रिक्वायर होगा, ना कि हीट रिलीज होगा, ना तो एनर्जी रिलीज होगा। तो यहाँ क्या होगा, हीट रिक्वायर्ड होगा। क्या होगा, हीट रिक्वायर होगा। इंडोथर्मिक प्रोसेस है, हीट की ज़रूरत पड़ेगी, हीट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे ऑप्शन में क्या है, O माइनस है, एक इलेक्ट्रॉन है और उससे क्या बन जा रहा है, O-2। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, O माइनस है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो एक्चुअल में निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन ऐड करना है तो ये पॉसिबल आसानी से होगा नहीं, तो एनर्जी यहाँ भी रिक्वायर्ड होगी। ये भी इंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ हीट रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हीट मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, यहाँ भी हीट बोल देंगे, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब बाकी देख लेते हैं, O से O+ और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, इसमें भी इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें भी क्या करना है, इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करना है, तो ये भी हमारा क्या होगा, ये इसमें भी एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब ये हमारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, O+ से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो ये हमारा जो प्रोसेस होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यहाँ एनर्जी रिलीज होगी। ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन की चाहत, इलेक्ट्रॉन लेगा तो थोड़ा स्टेबल होता जाएगा, नियरेस्ट नोबल गैस की तरफ जाता जाएगा, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर सबको याद ही रहता है कि क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है, होना चाहिए था क्या, टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटता है, होना चाहिए, लेकिन होता क्या है, क्लोरीन ज़्यादा हो जाता है फ्लोरीन से। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो छोटे एटम में ये इसके बाद लोन पेयर बहुत सारे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के रिपल्सन कारण ये कम हो जाता है, लेकिन ये इन दोनों से कम नहीं होता है, बस केवल क्लोरीन से कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और लास्ट में हो जाएगा आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल फॉर्म द मोस्ट स्टेबल बाईवैलेंट आयन। तो आपको पता है कि फ्लोरीन F- के फॉर्म में रहता है, मोनो आयनिक स्पीसीज है, फ्लोरीन भी Cl-, नाइट्रोजन N3-,
ऑक्सीजन ही बाईवेलेंट के फॉर्म में रहता है और स्टेबल होता है, तो O2 माइनस ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसिडिक स्ट्रेन का ऑर्डर का क्वेश्चन है। तो इसमें ऑक्साइड्स दिए हों, उनके एसिडिक स्ट्रेन को कंपेयर करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन, ये हमें बताना है ना। तो हमें देखना है ऑर्डर क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा तो हमें पता है कि सीजियम तो ये एसिडिक कंपाउंड है नहीं, एसिडिक स्ट्रेन की बात इसमें नहीं करेंगे, और ये बेसिक स्ट्रेन का ऑर्डर है, तो ये गलत हो गया। अब SO3 इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, यहाँ +4 है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज़्यादा होगा उसका एसिडिक स्ट्रेन ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि ये सब नॉन मेटल्स हैं। तो यहाँ पर +4 का +6 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ +4 का +5 और ये +3, ये भी गलत हो गया। यहाँ निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन सही आएगा +6 +4 और +3। तो जितना ज़्यादा हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे नॉन मेटल के, उतना ज़्यादा वो एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा SO3, फिर CO2, फिर B2O3 होगा। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी हम देख सकते हैं नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन का PDF और सब कुछ आपको हमारे मेंटरशिप ग्रुप में मिलेगा, और इसके लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आप हमारे मेंटरशिप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी बिना मेंटरशिप ज्वाइन किए हुए भी हम आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर लें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें वीडियोज़ के भी, और आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकें। तो इस सब बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पूरे पीरियोडिक टेबल में ऐसा नहीं बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है द लोवेस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एटॉमिक नंबर इज। तो पहले हमें एलिमेंट प्रेडिक्ट करने आना चाहिए। तो अगर मैं एलिमेंट प्रेडिक्ट की बात करूँ तो 37 किसका नंबर होता है? याद करो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, इसका 8 11 हो जाता है, इसमें 8 ऐड करते हैं 19 हो जाता है, इसमें 18 ऐड करते हैं 37 हो जाता है। तो 37 रुबिडियम का है, और 55 उसके नीचे हो जाएगा सीजियम। ये सीजियम है, 9 हमारा फ्लोरीन है, और 35 हमारा फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन होता है। अब हमें पता है फ्लोरीन ब्रोमीन तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है काफ़ी। अब रुबिडियम और सीजियम में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? तो रुबिडियम ज़्यादा होगा, क्योंकि लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटता है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन बी, क्या? सीजियम। सीजियम इज़ द करेक्ट आंसर, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है? काफ़ी कम हुआ करती है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेलेक्ट द ग्रुप वेयर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। तो हमें पता है कि एल्कली मेटल है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी घटेगा ही घटेगा, तो ये गलत हो जाएगा। और हमें पता है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन ब्रोमीन घटेगा नहीं, अरे घटेगा, ये नहीं कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है। फ्लोरीन की अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो 4 क्लोरीन की, 3 ब्रोमीन की, 2.8 समथिंग, तो ये भी घट गया। कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम में भी घट जाएगा। हमें देखना है कहाँ बढ़ जाता है। लिथियम सोडियम पोटेशियम में घट जाता है। जिंक कैडमियम मरकरी में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी थोड़ी बढ़ती है। जिंक कैडमियम मरकरी में थोड़ी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती है। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी थोड़ा बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, यदि एटम में किसी में एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और फर्दर अगर हमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के कारण ये पॉसिबल नहीं है कि इसको ये -2 ईजिली बनाया जा सके। तो हमें एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी, और बाहर से देनी पड़ेगी, एनर्जी बाहर से चाहिए, एनर्जी बाहर से चाहिए, और बाहर से एनर्जी चाहिए, मतलब प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा? इंडोथर्मिक हो जाता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज इंडोथर्मिक। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है? एमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिलोंग टू लीस्ट एंड मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो हमें पता है कि हम कैसे बताते हैं। तो बोलते हैं कि अगर हमारे पास जितने भी बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड के एलिमेंट है, लेफ़्ट और राइट साइड के एलिमेंट है, तो राइट साइड के जो एलिमेंट होते हैं उनके पास इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जिसे लिस्ट मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। और जितने भी लेफ़्ट साइड के एलिमेंट होते हैं सब मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है, मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा रखते हैं, तो मोस्ट मेटेलिक कैरेक्टर रखते हैं। अब इन सब में भी देखते हैं कि लेफ़्ट टू, जैसे ही हम टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। क्या होता है? टॉप टू बॉटम जाने पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज कर दे। मेटल की क्या प्रॉपर्टी? इलेक्ट्रॉन कितना इजीली लूज कर दे, तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो
और टॉप टू बॉटम जाने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, इसके लिए भी बढ़ेगा, मतलब ये लिस्ट मेटलिक कैरेक्टर से थोड़ा थोड़ा बेटर होगा, लेकिन सबसे अच्छा इसके लिए होगा। अब हम क्या करते हैं, एलिमेंट का नाम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। 1:2s1 से हमें पता है एटॉमिक नंबर 3 हो जाएगा, नाम होगा लिथियम। अब यहाँ हम बात करें 3:3p6 4s1 से अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा पोटेशियम। और इसकी मैं बात करूँ तो ये हमारे पास 5th पीरियड का एलिमेंट है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा। और ये हमारे पास फ्लोरीन हो जाएगा 9 एटॉमिक नंबर। तो फ्लोरीन के पास हमें पता है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, तो लिस्ट मेटेलिक कैरेक्टर कौन हो जाएगा, फ्लोरीन। तो लिस्ट वाला वर्ड डी, तो डी एक ही ऑप्शन में ये, और मोस्ट हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ग्रुप ऑफ द एलिमेंट हैव नियरली द सेम रेडियस। इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ द एलिमेंट है जिसका सेम रेडियस होगा। तो अगर हम बात करें इसमें तो सेम एटॉमिक रेडियस, तो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में तो रेडियस बढ़ता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में नियरली सेम रेडियस, ये भी नहीं होता क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घट जाता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये भी बढ़ जाता है, तो मतलब साइज वेरी करता है। हमें बताना है नियरली साइज। अगर आप डी ब्लॉक का अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आयरन, कोबाल्ट, निकल इस तरह से इसका ग्राफ बनता है, और यहाँ पर आयरन, कोबाल्ट, निकल नियरली एकदम सेम होता है, इसका एटॉमिक रेडियस सेम होगा। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन मैंगनीज 2+ इज इक्वल टू दैट ऑफ द। तो मैंगनीज में डी इलेक्ट्रॉन निकाल लो जल्दी से। मैंगनीज का कन्फिग्रेशन करेंगे तो पहले मैंगनीज 2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे पहले ये देख लो। तो सबसे पहले मैंगनीज का एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर 25, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5। अब Mn2+ है तो यहीं से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि बाहर वाले ऑर्बिट से निकलेगा। अब हमारे पास ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ रहा होगा। अब हमें सोचना क्या है, सोचना ये है कि अब हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे निकालना है, डी सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है मैंगनीज के। तो सबसे ज़्यादा इजीली कहाँ से निकल पाएगा, मतलब नहीं इजीली नहीं, क्वेश्चन ये बताना है कि इक्वल किसके होगा। मतलब डी इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं मैंगनीज 2+ में 5 हैं, तो कितने बाकी सब में 5 किस में आ रहा है। तो पी इलेक्ट्रॉन इन नाइट्रोजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p3, तो पी इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में तो 3 ही है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एस इलेक्ट्रॉन इन सोडियम अगर इसकी बात करें तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसका क्या हो जाएगा कन्फिग्रेशन, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एस में, तो ये हो जाएगा 2 2 4 1 5। अच्छा हाँ, एन की वैल्यू यहाँ 5 आ गई, ठीक है, यहाँ भी 5 है। बाकी देख लेते हैं, डी इलेक्ट्रॉन Fe2+ सेम हो जाएगा लगभग आसपास, D6 हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, तो लेकिन एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। डी O2- के लिए पी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो एन की वैल्यू 6। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जितने डी इलेक्ट्रॉन Mn2+ में है उतने ही एस इलेक्ट्रॉन सोडियम में है, 1s2 2s2 2p6 3s1 में टोटल 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन है, और उतना ही डी इलेक्ट्रॉन Mn2+ में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो स्टेबिलिटी का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास एल्युमिनियम प्लस है, हमारे पास एल्युमिनियम 2+ है और एल्युमिनियम 3+ है। अगर मैं इसका कन्फिग्रेशन करूं तो हमें पता है एल्युमिनियम 3+ 10 इलेक्ट्रॉन रखेगा, ये 12, ये हमारे पास 11 और ये 12। तो जितना हमारे पास नियरेस्ट नोबल गैस के पास जाता जाएगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, Al3+ की, फिर Al2+ और लास्ट में क्या हो जाएगा, Al+ हो जाएगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है X जिसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d4 है अपने +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो एटॉमिक नंबर निकालना बहुत सिंपल है। आर्गन है तो 18 इलेक्ट्रॉन और ये 4 इलेक्ट्रॉन 22 हो जाएगा, और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो +3 इलेक्ट्रॉन और जोड़ दो, तो एटॉमिक नंबर इसका क्या आ जाएगा, क्योंकि +3 मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 बना होगा, तो इसके पास एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा 25। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस इन दोनों इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बना होगा, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस से, अगेन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद बना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज ए डायमैग्नेटिक। तो हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद होना चाहिए।
अगर यटरबियम की बात करें तो यटरबियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जेनॉन 6s2 4f14। अगर मैं सीरियम की बात करूं तो सीरियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है जेनॉन 6s2 4f15d1। अगर मैं समारियम की बात करूं तो समारियम जो होता है हमारे पास उसका होता है जेनॉन 6s2 4f6। और अगर मैं यूरोपियम की बात करूं तो यूरोपियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा जेनॉन 6s2 4f यूरोपियम ना 4f7। अब हमें दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। जब यटरबियम 2+ करोगे तो ये हो जाएगा जेनॉन, बाहर इलेक्ट्रॉन यहीं से निकलेगा तो 4f14 बच जाएगा। यहाँ निकालोगे सीरियम 2+ तो जेनॉन 6 वाला बाहर वाला ही निकलेगा तो ये बन जाएगा 4f15d1। अगर मैं समारियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये बन जाएगा जेनॉन 4f6। और अगर मैं यूरोपियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकालूं तो ये बन जाएगा जेनॉन, यूरोपियम से निकालूं ना 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट से तो ये बन जाएगा 4f7। अब आप देख लो कि कहाँ, अगर मैं देखूं तो यहाँ पर इनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएंगे 4f और d मिला के, यहाँ 6 हो जाएंगे, यहाँ 7 हो जाएंगे और 14 पूरा फुलफिल्ड है। f में 7 सबसेल होते हैं, 7 fx fy fz इस तरह से करके 7 डब्बे होते हैं और 7 के साथ फुल हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने हैं 0। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब मॉलिक्यूल, मतलब जो हमारा स्पीसीज आयनिक स्पीसीज है एटम, उसमें जो यटरबियम 2+ है वो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग पैरामैग्नेटिज्म। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो नाइट्रोजन है, इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p3। एल्युमिनियम का कन्फिग्रेशन निकाल लेंगे, वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ऑक्सीजन का हो जाएगा 1s2 2s2 2p2 और कैल्शियम का हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ना 1s2 2s2 2p6 और 20 एटॉमिक नंबर ना 3s2 3p6 4s2। अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 3, इसमें हो जाएगा भी 3 और इसमें हो जाएगा ऑक्सीजन में अगर मैं देखूं तो 1s2 2s2 2p4 यहाँ हो जाएगा 2 और कैल्शियम वाले में हो जाएगा 0। तो कैल्शियम तो लास्ट में आएगा तो ये हो जाएगा। और कैल्शियम के बाद आ जाएगा ऑक्सीजन। तो कैल्शियम के बाद ऑक्सीजन एक ही ऑप्शन में है, वो क्या है कैल्शियम फिर ऑक्सीजन। एल्युमिनियम और नाइट्रोजन बराबर है, लेकिन बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म करेक्टर जो होता है ना वो तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो ठीक है, थोड़ा टॉप टू बॉटम जाने पे कम हो जाएगा तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होगा, यही बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कैल्शियम सबसे लास्ट में, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एल्युमिनियम में अगर इक्वल भी दे सकता था, नियरली बराबर भी दे सकता था, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट अमॉन्ग द गिवन एटॉमिक नंबर इज़। तो यहाँ पर हमारे पास इतने एटॉमिक नंबर्स दिए हुए हैं, हम लोगों ने लिख लिया है कि अगर 37 जितने भी हमारे पास एटॉमिक नंबर है सबने मैंने लिख दिया है। तो अगर आप देखेंगे सबका तो टोटल यहाँ पर केवल जो एटॉमिक नंबर हमारे पास 54 है वो पी ब्लॉक है, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर 34 है वो पी ब्लॉक है और 83 जो हमारे पास है वो पी ब्लॉक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का आइडिया होना चाहिए, उससे हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि रैंक द 4p 4d एंड 4f ऑर्बिटल ऑफ इंक्रीजिंग डिग्री टू विच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट दैट दे आर शिल्डेड बाय इनर इलेक्ट्रॉन। तो हमें पता सबसे ज़्यादा शिल्डिंग 4p करेगा, फिर 4d, फिर 4f। f ऑर्बिटल काफ़ी हाईली डी शिल्डेड होते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा शिल्डिंग 4p 4d 4f हो जाएगा, 4f सबसे कम होगा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि f ऑर्बिटल पुअरली शिल्डेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीजेज। हाँ, जेड इफेक्टिव अगर हम बात करें तो जेड इफेक्टिव छोड़ो जेड माइनस सिग्मा, और जेड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा लेकिन सिग्मा भी बढ़ता है, तो सिग्मा भी बढ़ता है। तो इसलिए बोलते हैं कि जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड भी बढ़ता है और सिग्मा भी साथ साथ बढ़ता है। हालांकि जेड ज़्यादा बढ़ता है लेकिन सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी क्या होता है, बढ़ता है। स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी क्या होता है, बढ़ता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल स्क्रीनिंग कांस्टेंट वैल्यू इंक्रीज, यस। इन एस पी डी एन एफ ऑर्बिटल द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट एस पी डी एफ, एस का सबसे ज़्यादा, फिर पी, फिर डी, फिर एफ।
ये भी सही है, तो ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, इन एनी पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज। हाँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी बढ़ जाती है, तो ये बात भी सही है, EN भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी, ये है ट्रू, ये है ट्रू, ये भी ट्रू है। व्हेन सिग्मा इंक्रीजेज जेड इफेक्टिव आल्सो इंक्रीजेज, नहीं, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अगर मैं जेड कांस्टेंट करके सिग्मा बढ़ा दूँ तो जेड इफेक्टिव घट जाएगा। तो सिग्मा इंक्रीजेज होने से जेड इफेक्टिव तभी बढ़ सकता है यदि हम एटॉमिक नंबर बढ़ाएं। तो सिग्मा इंक्रीजेज होने से, केवल सिग्मा इंक्रीजेज होने से जेड इफेक्टिव घट जाता है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, जनरलाइज नहीं कर सकते इसको। तो ऑप्शन फोर्थ रॉन्ग है। बाकी ऑप्शन देख लेंगे, 2 ट्रू, 3 ट्रू और लास्ट वाला फॉल्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसमें अरेंज द एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पीरियोडिक टेबल के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। ये है फ्लोरीन, मतलब कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसके नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन। सबसे ज़्यादा साइज़ तो ब्रोमीन का हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। फिर क्लोरीन का हो जाएगा। कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन में किसका होगा? फिर कार्बन का होगा ना, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज घटता है, टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, फिर ऑक्सीजन और लास्ट में आ जाएगा फ्लोरीन। तो क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक ही ऑप्शन है, वो है कौन सा? जो है क्या? ये ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे रेडियाई का क्वेश्चन है। रेडियाई हमें पता है कि हम देख लेंगे इसको कैसे करेंगे। सिंपली कॉन्सेप्ट हमें लगाना होता है क्या, जितना ज़्यादा निगेटिव चार्ज उतना साइज बढ़ता है। तो O2 माइनस का साइज सबसे ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। ये ऑप्शन तो कट गया, O2 माइनस। अब O2 माइनस के बाद कौन आएगा? तो सबसे पहले हमें अरेंज करना होगा। तो O2 माइनस के बाद क्या F माइनस आएगा या O आ जाएगा, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है। इसके हमें लिए जेड इफेक्टिव, जेड माइनस सिग्मा स्लेटर्स रूल से निकालते हैं तब पता चलता है। और हमें पता है जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घट जाएगा। तो जो हमें एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो पाएंगे सबसे ज़्यादा रेडियस O2 माइनस का होगा, फिर O, फिर F माइनस, फिर F। ठीक है, भले यहाँ पर साइज निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लोरीन पे निगेटिव चार्ज है, लेकिन वो ऑक्सीजन से कम ही होगा, क्योंकि सिग्मा जितना बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर प्रोटॉन भी तो बढ़ेगा। तो अब प्रोटॉन बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? प्रोटॉन बढ़ेगा, भले सिग्मा बढ़ेगा, लेकिन प्रोटॉन ज़्यादा बढ़ेगा एज कम्पेयर टू। तो अभी भी ये क्या होगा? ज़्यादा जेड इफेक्टिव लगाएगा फ्लोरीन माइनस, और फ्लोरीन माइनस ज़्यादा ही जेड इफेक्टिव लगाएगा तो O से कम ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ये हमें इससे निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। रीजन ऑफ लेंथनाइट कंट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल स्क्रीन इफेक्ट ऑफ F ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज, डिक्रीजिंग स्क्रीन इफेक्ट। ठीक है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट मतलब हाँ, इस पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल, या नेग्लिजिबल बोल सकते हैं, लेकिन पुअर स्क्रीनिंग ज़्यादा अच्छा वर्ड रहता। ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा, ऑप्शन ए। पर सिंगल कोवेलेंट रेडियस ऑफ फॉस्फोरस इज 0.11 नैनोमीटर और सिंगल कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन। तो हमें पता है फॉस्फोरस से क्लोरीन जाएंगे तो क्लोरीन की साइज कम होती है, ये हमारे कोवेलेंट रेडियस फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा, तो क्लोरीन का कम होगा। तो सिंगल कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन विल बी इस सेम, ट्वाइस तो होगा नहीं, स्मॉलर देन क्या हो जाएगा? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होगा? ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू द रिएक्ट टू द सोडियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से कौन सा ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर ये होता है बेरिलियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तुम्हें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेता है, बोरॉन के भी ऑक्साइड कर लेते हैं, सिलिकॉन के भी, लेकिन बेरिलियम का ऑक्साइड नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम एलिमेंट को अरेंज कर लेंगे। सोडियम होगा यहाँ, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, आर्गन। तो आर्गन के पास वंडर वॉल रेडियस पाया जाएगा, तो आर्गन तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन में कौन जीत जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर घट जाता है, तो सोडियम, फिर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम, और इधर आ जाएगा लास्ट में सिलिकॉन। अच्छा, आर्गन सबसे ज़्यादा क्यों है? लेफ्ट टू राइट जाने में घटना चाहिए था। आर्गन में वंडर वॉल रेडियस पाया जाता है। आर्गन में क्या पाया जाता है? वंडर वॉल्स रेडियस, वंडर वॉल रेडियस। आर्गन में क्या पाया जाता है? वंडर वॉल रेडियस। ठीक है, तो आर्गन, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हमारे पास 3 एलिमेंट है A, B एंड C, लिख लेते हैं A, B, C।
इन थर्ड शॉर्ट पीरियड n=3 में है। ए आयनिक है, ए क्या है आयनिक है, बी क्या है, बी हमारे पास एम्फोटेरिक है, ऑक्साइड ऑफ ए आयनिक, आयनिक ऑक्साइड मतलब ऑक्साइड जो है वो आयनिक है, बी एम्फोटेरिक है और सी हमारे पास जायंट मॉलिक्यूल है। तो ए बी एंड सी विल हैव द एटॉमिक नंबर का ऑर्डर हमें बताना है। तो हमें पता है जायंट मॉलिक्यूल वही क्या हो सकता है, कार्बन की फैमिली का होगा, सिलिकॉन हो सकता है थर्ड पीरियड की अगर मैं बात करूँ, एम्फोटेरिक में एल्युमिनियम हो सकता है और आयनिक ऑक्साइड एक ही बना सकता है, या तो कैल्शियम या तो सोडियम कैल्शियम में से होगा। तो एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा किसका होगा, सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम है और फिर सोडियम। तो सी का एटॉमिक साइज सबसे बड़ा, फिर बी, फिर ए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एन एटम बाई विच इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड। बोलते हैं इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज़ द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटी ऑफ एटम बाई विच इलेक्ट्रॉन गेट्स अट्रैक्टेड। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। हमारे पास 4 कॉन्फ़िगरेशन है, इनमें हम क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर देखना है कि इलेक्ट्रॉन जोड़ना कहाँ है आसान है। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या होगा, 2 2 4 2 6 कार्बन होगा। ये हमारे पास ऑक्सीजन हो जाएगा 8, 10 2 12 10 4 क्या हो जाएगा, सल्फ़र हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा 2 2 4 2 6 2 10 2 12 3 15। तो हमें पता है कि कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फ़र और इन सब की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा तो सल्फ़र का हो जाता है, तो सल्फ़र का सबसे ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का, फिर क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का। और हमें कार्बन और फास्फोरस की बात करें तो कार्बन फिर फास्फोरस, फास्फोरस लास्ट में क्यों आएगा, क्यों, क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये क्यों पसंद करेगा, इलेक्ट्रॉन इतना इजीली लेना पसंद नहीं करेगा, क्यों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। सल्फ़र का ऑक्सीजन से ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड करना थोड़ा आसान है, ऑक्सीजन ज़्यादा, और ऑक्सीजन कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा जीत जाता है क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा चाहत है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन ज़्यादा जल्दी O- बना लेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, किसी भी आइसोलेटेड गैस एटम में एक इलेक्ट्रॉन कितना ईजिली ऐड हो जा रहा है, इसी को बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फ़र की, फिर ऑक्सीजन, कार्बन और लास्ट में फास्फोरस आएगा। क्यों, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जल्दी से इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेंगे। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा सी, यहाँ से अगर हम बोलें तो सी सबसे ज़्यादा, फिर सी के बाद बी, फिर ए और लास्ट में डी, तो सी बी ए डी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर आर। तो ये तो हमें पता है कि सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव होती है, दोनों एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट ऑलवेज पॉजिटिव। तो जो ऑलवेज पॉजिटिव है तो 2 ऑप्शन तो पहले ख़त्म हो गए, अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं कि किसका ज़्यादा होगा, तो ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे O- बन जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे S- बन जाएगा। अब अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे O2- बनेगा और अगला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे H2- बनेगा। ठीक है, यही होगा ना। अब आप खुद से सोचो कि O2- और H2-, ठीक है, ऐड करना, किस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना ज़्यादा आसान है, O- में या सल्फ़र माइनस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना। तो हमें पता है कि छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, छोटे एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने के कारण रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू बड़े एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करना, यहाँ रिपल्सन कम होगा। तो रिपल्सन यहाँ ज़्यादा, यहाँ रिपल्सन कम, तो यहाँ ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब 780 590 में ऑक्सीजन की ही 780 आएगी और इसकी 590, तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन इन निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम में बताना है। तो होता क्या है कि पैलेडियम, और अगर मैं पैलेडियम और प्लेटिनम की बात करें तो ड्यू टू द 4f इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन होगा पुअरली, 4f इलेक्ट्रॉन वाले इलेक्ट्रॉन पुअरली सिल्डेड होंगे, और पुअरली सिल्डेड होने के कारण हमारा प्लेटिनम जीत जाता है बाकी दोनों से, और पैलेडियम भी निकल से ज़्यादा होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, लगता है कि टॉप टू आटम जाने पर घटना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ड्यू टू द 4f इलेक्ट्रॉन एंड डी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन भी थोड़ा सा देख सकते हैं 4f सबसेल के कारण, तो न्यूक्लियस के पास आता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा टफ होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 सक्सेसिव मेंबर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन
फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट आर लिस्टेड बिलो with which their atomic number, which one of them is expected to the highest थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनमें से किसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाईएस्ट होगी? वेनेडियम की, मैंगनीज की, क्रोमियम की, आयरन की। तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बात करो। तो वेनेडियम 2+ बना लो, मैंगनीज 2+ बना लो, क्रोमियम 2+ बना लो और आयरन 2+ बना लो। तो जब बनाओगे तो यहाँ क्या बन जाएगा? 4s2 3d3, तो ये बन जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 3d3, ये हो जाएगा 3d5, ये हो जाएगा 3d4 और ये हो जाएगा 3d6। अब आपको पता है कि सबसे ज़्यादा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद देख रहे हैं कि सबसे स्टेबल ये है और सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ये है, तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी भी इसी का आएगा। स्टेबल है तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट AR X and Y रिस्पेक्टिवली, हिंस आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ A इज। तो इसमें रिलेशन तीनों पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में होता क्या है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस या आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाई 2 होता है। क्या क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू x दी हुई है, आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू निकालनी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू y दी है। तो अपन 2 कर लेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहाँ से क्या आ जाएगा? 2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x और y उधर चला जाएगा तो 2x माइनस वाई। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या आना चाहिए? 2x माइनस वाई। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा ऑन द पॉलिंग स्केल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल विच एलिमेंट इज नेक्स्ट टू फ्लोरीन। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की बात किसकी आएगी? तो ऑक्सीजन की आती है 2.5 के आसपास, इसकी तो बहुत कम होती है, इसकी 3 होती है, इसकी 2.8 और इसकी 3.5 और फ्लोरीन की 4। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने टॉप 50 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कर लिए। इसी तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हम लोगों ने लगभग सारी वैरायटी कवर कर लिया। तो आप इन सब क्वेश्चनों को करें और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू। और आप हमारे इस तरह से हमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।